Hello everyone, today I am discuss Polytechnic 6th semester Computer Science Engineering and Information Technology most important subject IMED Entrepreneurship Management and Enterprise Development 6th semester important subject। तो आज हम वन शॉट बात करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में। एंड इसमें मैंने अगर देखा जाए तो लगभग 6 चैप्टर तक चीज़ों को कवर किया गया है। एंड किसी भी चैप्टर का नाम नहीं लिखा गया है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको केवल इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर मेरे हिसाब से ये मैंने बस 4 पेजेस की ये पीडीएफ को क्रिएट किया है। अगर इसमें जितने भी मेन टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है बस उन्हें समझ लेते हैं तो 100% हम एग्ज़ाम में 40+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये जो शुरुआत के 6 चैप्टर हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड, उन सभी चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। मैं इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, कोई भी प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करने वाला। जैसा चीज़ें लिखा है सिंपल उसी टर्म्स में लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एक मज़ेदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं उद्यमिता, जिसे इंग्लिश में इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए कि जब भी कोई अपना नया बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो एक इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्राइजेस को जब हम कंबाइंड करते हैं तो उसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है उद्यमिता किसे कहते हैं, तो सिंपल टर्म्स में ये लिखा जा सकता है इंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्राइजेस। और मैं बताता हूँ कि इंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उद्यमिता का मतलब समझ में आ गया कि उद्यमिता वह समूह है जिसमें हम उद्यमी और उद्यम को कंबाइंड करके रखते हैं, कलेक्शन करके रखते हैं, उसे हम उद्यमिता कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरप्रेन्योर, उद्यमी की। यहाँ पे मैंने उद्यमी को लिखा है, ये वाला जो है ये उद्यमी है, इसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। किसी बिजनेस में काम करने वाला उद्यमी जो बिजनेस को ऑपरेट करेगा, मतलब कि कोई यूज़र जो है, मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया एंड उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो उस बिजनेस को चला सकें, वो हमारे होंगे इंटरप्रेन्योर, वो हमारे इंटरप्रेन्योर होंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। सबसे ऊपर जो है इंटरप्रेन्योरशिप है एंड उसके अंदर इंटरप्रेन्योर, मतलब पहले हमारी बड़ी बिजनेस मैं ऑनर हूँ और उसके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो इंटरप्रेन्योर है। यहाँ पे भी एक सिंपल बनाया गया है, मैंने इमेज को बना के रखा है यहाँ पे, कि सबसे ऊपर बॉस रहेगा, फिर उसके अंदर जो है एम्प्लॉय रहेंगे। तो अब बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ की बात करें तो जो सबसे पहले जो होगा हमारा ये ऑनर होगा। ये जो है हमारा ये ऑनर होगा एंड ऑनर ने एक शॉप को बनाया। ऑनर ने एक शॉप को बनाया एंड शॉप क्रिएट करने के बाद अब उसमें हमें कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो ऐसे हम इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि ऑनर ने एक ऑनर है, उसने किसी शॉप को क्रिएट किया। अब जब उसने उस शॉप को क्रिएट किया तो इस शॉप में काम करने के लिए हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए, और जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को आसानी से चला सके। तो ये शॉप हो गया एंड इसके अंदर काम करने के लिए मैंने इतने एम्प्लॉयज़ को रखा है जो एंटरप्रेन्योर है। एंड कोई तो जो होगा जो हमारे शॉप से कुछ सामान को खरीदेगा, तो वो हमारा बिजनेसमैन होगा। ये पूरी जो प्रोसेस है वो एक बिजनेस की प्रोसेस है। बट इसमें मैं चीज़ों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन है और एंटरप्राइजेस क्या है। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये वाला भाग हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। एंड ये जो लोग हैं छोटे छोटे वो एंटरप्रेन्योर हैं। एंड ये जो बिजनेसमैन है, अब ये जो जाके बिजनेसमैन जो जाके एक अपना अलग से यहाँ पे शॉप वो ओपन करेगा, ये बिजनेसमैन का शॉप है, वो जो जाके अलग से अपना शॉप ओपन करेगा वो हमारा इंटरप्राइजेज़ होगा। इंटरप्राइज़ वो होता है जो अपनी छोटी दुकान को ओपन करते हैं, उसे इंटरप्राइजेज़ कहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इंटरप्राइजेज़ को लिखा भी है कि इंटरप्राइजेज़ स्मॉल शॉप नाउ होता है। स्मॉल शॉप नाउ, छोटी दुकान को खोलो, वो हमारी इंटरप्राइजेज़ हो जाएँगी। अगर
नॉर्मल समझा जाए तो अगर हम किसी भी रोड से चलते रहते हैं तो वहाँ पे कभी-कभी हमें एक थंबनेल दिखता है, बड़ा-सा बोर्ड दिखा रहता है कि शुभम एंटरप्राइजेज़। तो ये इन्हीं चीज़ों को हम एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, जो छोटी दुकानें ओपन होके कुछ कंस्ट्रक्ट करती हैं, चीज़ों को लोगों तक पहुँचाती हैं, वो हमारी एंटरप्राइजेज़ होती हैं। एंड एंटरप्राइजेज़ को ओपन करने के लिए कभी-कभी एंटरप्राइजेज़ बड़ी जगहों पे हो सकता है, कभी-कभी छोटी जगहों पे। मतलब कभी छोटी दुकानें खुल सकती हैं, कभी बड़ी दुकानें खुल सकती हैं। एंड एंटरप्राइजेज़ को ओपन करने के लिए या फिर किसी बिज़नेस या दुकान को ओपन करने के लिए मेन 4 चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। पहला लैंड, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी में अगर समझा जाए तो लैंड मतलब कि भूमि, हमारे पास एक अच्छा खासा ज़मीन होना चाहिए। एंड सेकंड है लेबर, लेबर लाइक एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर भी बोला जा सकता है, जो हमारे काम को करेगा। एक ओनर होगा एंड उस ओनर को चीज़ों को मैनेज कराने के लिए कुछ लेबर्स चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो हमारे लेबर हो जाएंगे। एंड कैपिटल, कैपिटल पूंजी हो जाती है, मतलब पैसे, कितने पैसे होंगे, जो मेन मालिक होगा वो अपने इंटरप्राइजेस में उसको लगाने के लिए पैसे होने चाहिए उसके पास। अगर भाई अगर पैसे नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे फोर्थ एंटरप्रेन्योर मतलब पूरे काम को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर का यूज़ किया जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बात किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उससे कुछ नीचे मैंने एम्स लिखे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के मेन एम क्या होंगे। मतलब जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप होगा, एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास मेन 3 एम होते हैं। पहला इन्वेंशन, दूसरा इन्वोकेशन एंड तीसरा एडप्शन। इन्वेंशन मतलब नई चीज़ों को अपने दिमाग में लाना। लाइक हम किसी बाज़ार में गए हैं, सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं, हम किसी बाज़ार में गए हैं और वहाँ पे बहुत से लोग एक ही फल को बेच रहे हैं। तो जो हम हैं वो हम आम को बेच रहे हैं, तो हमने एक नया चीज़ को क्रिएट किया, मतलब नए फल को लाके बेचा। एंड इन्वोकेशन, अब हम सोचेंगे कि हमारे फल को किस तरह से मैनेज किया जाए कि लोग हमारे फल की तरफ ज़्यादा आएँ, तो वो हमारा इन्वोकेशन होगा। एंड एडॉप्शन मतलब कि जब हम नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर ज़्यादा आ जाते हैं, लोग उससे कॉम्पिटिशन करने लगेंगे कि हमारा सामान ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा सामान ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ों को एडॉप्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को और अलग करने के लिए एडॉप्शन का यूज़ किया जाएगा। मेन 3 पॉइंट को हमें याद रखना है। ये जो 3 पॉइंट हैं, मेन है इन्वेंशन, इन्वोकेशन, एडॉप्शन। अगर एग्ज़ाम में आता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो हमें लिखना है सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसे सिंपल वे में कैसे समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के मेन एम एंड इसके नीड, बैरियर। इतना लिखने के बाद हमें 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। एंड आगे हम बात करते हैं कि नीड क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, अगर लोगों इस समय रोज़गार की काफ़ी कमी है तो उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग खाली बैठे हैं तो अगर किसी ने भी कोई भी बिज़नेस को ऑन कर दिया तो उसके पास एक रोज़गार हो जाता है। एंड जो सेकंड है कि इम्पोर्टेंट एक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अदर कंट्री, मतलब अपने सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर आयात और निर्यात करना। एंड जो थर्ड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया 2026 में अगर नेक्स्ट इंडिया के वेबसाइट पे जाके देखा जाए कितने लोग इसमें बेरोज़गार हैं, तो दिखाया जाएगा कि मल्टीपल, मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो किसी एक राज्य में 2 से 3 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, बट स्किल उनके पास है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम स्टार्ट किया, नए-नए बिज़नेस ऑन कर दिया। किसी ने किसी भी चीज़ के बिज़नेस को ऑन कर दिया, लाइक किसी ने जूते की दुकान खोल ली, किसी ने अपना शॉप खोल लिया, किसी ने आई केयर सेंटर खोल लिया, किसी ने ऑप्टिकल खोल लिया। इस टाइप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंड इसमें हमें मल्टीपल चैलेंजेस मिलते हैं जिन्हें हम बैरियर्स कहते हैं, या हाँ, इसे हम चैलेंजेस एंड बैरियर बोल सकते हैं। बैरियर्स कौन-कौन से हो सकती हैं? अगर कोई भी जो नया एंटरप्रेन्योर होगा, जो नया बिज़नेसमैन होगा, उसको 3 मेन बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है। पहला जो है फाइनेंशियल बैरियर, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल बैरियर। ये बैरियर जो होता है, फाइनेंशियल बैरियर मतलब हमारे पास पैसे कम हैं तो हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड जो सेकंड है सोशल कल्चर, मतलब कि जो हमारे सोशल कल्चर, लोग हमारे बिज़नेस को देख के बोलते हैं भाई तुम्हारा बिज़नेस तो चलने वाला है नहीं, तो क्या ही कर लोगे। एंड मल्टीपल इंस्टाग्राम्स, फेसबुक पे कुछ इस तरह से कमेंट्स आने लगते हैं, लोग देख के बुराई करने लगते हैं, तो यहाँ पे हम सोशल कल्चर के अंदर आ सकते हैं।
एंड थर्ड जो है मार्केट कंपटीशन। बिल्कुल, अगर हम अपने कोई भी नए चीज़ को स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसको कंपेयरिंग करने के लिए उसके अपोजिट कोई दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है कि मैं भी इसी चीज़ की दुकान खोलूँगा। एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, मैंने एक सीएससी सेंटर खोला एंड मेरे दुकान के सामने किसी और ने भी सीएससी सेंटर खोल लिया, तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाएगा कि आपके पास ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, हमारे पास कम ग्राहक आ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट कंपटीशन हो जाता है। एंड अगर क्वालिटीज़ की बात करें कि क्वालिटीज़ कौन-कौन सी होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें लिखना पड़ता है क्वालिटीज़ क्या होती है। तो जो हमारा एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ओनर होगा, वो प्रॉफिट मोर चाहेगा। मतलब सभी चाहते हैं कि यार प्रॉफिट हमें मोर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट मिलेगा तो हमारा काम भी अच्छा होगा एंड हमारे पास पैसे भी ज़्यादा आएँगे। एंड अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अगर हाई लेवल की होनी चाहिए। एंड गाइडर, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होगा वो एक अच्छा गाइडर हो या किसी अच्छे गाइड करने वाली व्यक्ति से मिले। एंड अगर हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक वैज्ञानिक थे क्रिस्टोफर ने अपने तरफ से एक सिद्धांत को जारी किया था कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वही हो सकता है जो परिश्रमी हो। हम लोग को ही पता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए ऑनेस्टली वर्किंग करनी पड़ती है, तो क्रिस्टोफर ने बताया था कि एंटरप्रेन्योर जो एक का अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, वो काफ़ी परिश्रमी होना चाहिए। तो हमें एग्ज़ाम में मेंशन करने के लिए ये पॉइंट हमेशा लिखना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमसे पूछ लिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो मैं शुरुआत से बता देता हूँ क्या-क्या लिखना है। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप के एक डायग्राम इस तरह से समझाने के लिए एंड यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेन एम है उसे लिखना पड़ेगा एंड नीड एंड क्या-क्या बैरियर्स आ सकते हैं एंड क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एंड इसे बोल्ड करके लिख सकते हैं हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस के लिए मल्टीपल संस्थाओं को बनाया गया है, जो कि मेन मैंने कुछ संस्था को यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड एक ये एंड ये। एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, मतलब जब हम छोटे उद्योग को स्टार्ट करते हैं तो एनएसआईसी हमारा हेल्प कर सकता है। एंड जो दूसरा है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जब हम कोई भी छोटी दुकान खोलते हैं तो वहाँ से हमें पैसे लेने के लिए हम एमएसएमई का यूज़ कर सकते हैं। एंड एचडीबीआई स्टेट लेवल या स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैंक से हम लोन ले सकते हैं। एंड टीबीआई की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, मतलब जब भी हम किसी टेक से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, लाइक हम कोई अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लें एंड वो काफ़ी बड़ा चार्ज ले रही है, उसकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके क्लाउड स्टोरेज के पैसे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें एक टीबीआई जो होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हमें लोन देता है, कुछ पैसे देता है जिससे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद हम टीबीआई को उस पैसे को वापस। एंड अब बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अगर सिंपल मेरी भाषा में समझा जाए लोकल लैंग्वेज में, तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो है जहाँ पे अपने बिजनेस को इन्वेंशन करें, नई नई बिजनेस को लाएं, वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। मतलब अपने बिजनेस को कैसे एडप्ट कर रहे हैं हम, कैसे चीज़ों को लोगों को समझा रहे हैं, वो हमारा एक बिजनेस इन्वायरमेंट होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, उसके अंतर्गत मल्टीपल कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड कल्चर इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये इतनी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि मार्केट सर्वे क्या होता है। अगर सिंपल से आप सबके मन में आ रहा हो एक सर्वे क्या होता है, सर्वे भाई वही है जहाँ पे चीज़ों को किसी चीज़ के बारे में डीपली पता लगाना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा। एंड मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है सिंपल टर्म्स में, मार्केट सर्वे क्या होता है, बाज़ार के ऑल इन्फो को फाइंड करना, मतलब बाज़ार में जितनी सभी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम बाज़ार में सभी इन्फॉर्मेशन को हम फाइंड करने के लिए मार्केट सर्वे का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर हम किसी भी बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या क्या टर्म्स को पता लगाएंगे, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या होगा, लोगों की डिमांड क्या है एंड टोटल खर्चा क्या होगा। एंड अगर मार्केट सर्वे की बात करें तो मार्केट सर्वे में ना 5 एंड 6 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी सर्वे,
दूसरा डिस्क्रिप्टिव सर्वे, तीसरा कैजुअल सर्वे, चौथा ओरल सर्वे, पांचवा राइट सर्वे, छठा ऑनलाइन सर्वे। अगर प्राइमरी सर्वे की बात करें तो शुरुआत में जो सर्वे किया जाएगा वो हमारा प्राइमरी सर्वे होगा। एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे एंड वेल डिफाइंड करके फाइंड करना, उसके बारे में पता लगाना डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगा। एंड थर्ड का कैजुअल सर्वे, मतलब यहाँ पे कंडीशन को चेक करना पड़ता है। लाइक अगर हमने कोई फ़ोन को लिया या किसी फ़ोन की कंपनी में गए तो सबसे पहले हम उसकी रेटिंग को देखेंगे। एक कंडीशन बेस्ड रेटिंग होती है कि जिसकी भी रेटिंग 4 पॉइंट से ज़्यादा होगी वो अच्छा होगा, एंड जिसकी भी रेटिंग 4 पॉइंट से कम होगी वो ख़राब होगा। एंड अगर ओरल सर्वे की बात करें कि चीज़ों को बस ओरली समझ लेना, ओरल उनके बारे में जान पहचान कर लेना, बातचीत कर लेना, वो हमारा ओरल सर्वे होगा। एंड रिटन सर्वे लाइक एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि हम डॉक्यूमेंट में देख के चीज़ों को पता लगाएंगे कि क्या किस किस चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है। एंड छठा ऑनलाइन सर्वे लाइक हमारे पास से कोई एक बिजनेस है बिस्किट बनाने का, तो उस बिजनेस का जो ऑल इन्फॉर्मेशन है किसी वेबसाइट पे डाला गया, अब हम जाके उस वेबसाइट को विजिट करते हैं एंड उसमें मिलने वाले ऑल इन्फॉर्मेशन को एक तरफ इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो हमारा जो होगा वो ऑनलाइन सर्वे होगा। तो यहाँ तक चीज़ें एकदम सिंपल टर्म्स में समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे टर्म्स में लिखा है, मैं इसलिए इतने छोटे छोटे टर्म्स में समझा रहा हूँ कि चीज़ें दिमाग में आ जाएं। बाकी अगर यूपी बोर्ड का बंदा है तो आसानी से चीज़ों को बना के लिख सकता है, इसीलिए मैं मेन मेन टॉपिक को बता रहा हूँ इतने सिंपल टर्म्स में कि अगर आपको दिख भी जाए कि मार्केट सर्वे क्या होता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार हाँ, उस वीडियो में मुझे बताया गया था कि मार्केट सर्वे होता है, क्या चल रहा है, क्या होगा, डिमांड क्या है लोगों की, इस टाइप से। बस हाँ, आप कुछ चीज़ों को याद रखिए, जैसे मार्केट सर्वे में क्या क्या होता है एंड इसके टाइप्स को याद रख लीजिए, 4-5 टाइप्स को एक्सप्लेन करके आ जाइए भाई, पूरे नंबर मिलेंगे, 45 प्लस नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये भी मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा है कि उस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना जहाँ पे उस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना जहाँ पे आपके द्वारा किए गए बिजनेस से लोगों को सुविधा मिले। बिल्कुल, अब ऐसी बात है कि मैंने कोई हमारा एक बैंक खुला है हमारे गांव में ही, अब मैंने उस अपने गांव में ही एक और बैंक खोल दिया, तो लोग मेरे बैंक में आने के बजाय दूसरे के बैंक में जाएंगे ना भाई, तो यहाँ पे लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिली। वही चीज़, ना हमें सुविधा मिली ना लोगों को सुविधा मिली। एक ही गांव में दो बैंक रहने का क्या मतलब है? एक गांव में दो एटीएम हो सकते हैं, बट एक गांव में दो बैंक खोलने से जो बैंक को ओपन कर रहा है उसे भी भाई कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो सिंपल टर्म्स में कहने की मेरी ये समझ है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस जगह पे बिजनेस को स्टार्ट किया जाना चाहिए जहाँ पे लोगों को आपके बिजनेस स्टार्ट करने से सुविधा मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोग ज़्यादा आपके बिजनेस को देखें एंड उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पॉलिटेक्निक 2026 आईएमईडी में हर बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं, मैं इसके लिखा हुआ पे नहीं जा रहा। जब भी हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं या एक पेपर में चीज़ों को लिखते हैं, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिला होगा जो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। एंड फाइनल ईयर में भी अभी आपको सबमिट करना पड़ेगा। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मशीन लर्निंग पे हो सकता है, किसी वेबसाइट पे हो सकता है। तो उसको जब हम अपने लैपटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम समझ के उसकी कोडिंग का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो वही हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। ऑल इन्फॉर्मेशन को उसमें मेंशन करते हैं। प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? प्रोजेक्ट मेनली 3 प्रकार के होंगे, एक प्रोजेक्ट होगा, एक प्राइमरी प्रोजेक्ट होगा एंड दूसरा डिटेल प्रोजेक्ट होगा। जो प्राइमरी प्रोजेक्ट होगा उसमें नॉर्मल चीज़ें मेंशन होगी एंड डिटेल प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें मेंशन होगी। एंड अगर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट की बात करें तो इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? एक इंट्रोडक्शन होगा प्रोजेक्ट में एंड नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, चॉइस ऑफ लोकेशन, कॉस्ट, रिस्क, आप और भी चीज़ों को मेंशन इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करें व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट को समझा जाए कि जब भी हम कोई प्लान को क्रिएट करते हैं एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब कोई भी प्लान को अगर क्रिएट करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिखा गया है, मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जिसमें यूज़र अपने बिजनेस के लिए प्लान को क्रिएट करता है। एंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि भविष्य की योजना बनाना मैनेजमेंट होता है। मतलब
कोई भी जो यूज़र है उसने अपना कोई बिज़नेस को स्टार्ट किया एंड उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद अब उसमें क्या-क्या चीज़ों को डेवलप करना है, किन चीज़ों को हटाना है, किन चीज़ों को जोड़ के रखना है, कौन सी एम्प्लॉयी को रखना है, एक पूरी प्लान को क्रिएट करके उसे मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। एंड वो वैज्ञानिक हिंदी फ्यूल है। एग्ज़ाम में हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें यूज़र अपने बिज़नेस के लिए प्लान को क्रिएट करके उसे एग्ज़ीक्यूट करता है। अगर हेनरी फेयोल के अनुसार भविष्य की योजना बनाना मैनेजमेंट कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को अगर समझा जाए कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अपने गोल को अचीव करना बिल्कुल मैनेजमेंट का हमारे पार्ट होता है। जो भी मैनेजमेंट क्रिएट करता है, जो एक प्लान को क्रिएट करता है, उसका एक गोल होता है कि हमारा ये काम हो जाए। एंड बेटर रिसोर्स हमें मिल जाती है एंड टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सबसे जो बेसिक पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम कोई भी प्लान को बना रहे हैं तो उसे किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे मैनेज करना है, उसके लिए भी मैनेजमेंट का मेन हाथ होता है। एंड अगर फंक्शन की बात करें, यहाँ पे फंक्शन को लिखा गया है, सबसे पहले हम प्लानिंग को करेंगे एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा एंड स्टफिंग करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें की कमी हुई, फिर डायरेक्शन देखा जाएगा एंड फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। एंड ये इन पूरे काम को करना मतलब ये जो हमारे पास ये जो पूरे काम हैं, इन पूरे काम को मैनेज करना हमारा मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप लोग को ये चीज़ें देख के आसानी से समझ में आ रही होंगी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जहाँ पे चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए, लाइन बाय लाइन काम किया जाए एंड टॉप डाउन अप्रोच से लेके बॉटम अप अप्रोच तक काम किया जाए, वो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे लिखा गया है किसी भी काम को एक स्ट्रक्चर वे में करना लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे जैसा आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक सैनिक होता है, सैनिक जो होता है किसी मेजर की बात को मानता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक सैनिक जो होता है किसी मेजर की बात की मानता है एंड जो मेजर होता है वो कर्नल की बात को मानता है एंड जो कर्नल होता है वो जनरल की बात को मानता है। इसके ऊपर यहाँ पे अभी तक कोई नहीं होता। सो ये एक लाइन में काम कर रहे हैं, ये सब एक लाइन में काम कर रहे हैं, तो इसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा लिखने के लायक कैसे इस चीज़ों को लिखना है। एंड अगर लाइन एंड स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में है, जहाँ पे कोई जो एक वर्कर होगा वो अपने मालिक को सलाह दे और जो मालिक होगा अपने वर्कर को सलाह दे, वो हमारा टू वे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। पूछा जा सकता है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन एंड टू वे डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें स्टाफ अपने ऑनर को सजेशन देता है एंड ऑनर स्टाफ को सजेशन देता है, दोनों एक दूसरे के सजेशन को मिलकर अपने बिजनेस मैनेजमेंट को आगे बढ़ा। आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है कि हर बार बीटीयूपी में 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड 40 पॉइंट्स लिखिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एंड इनके जनक कौन थे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि मैनेजमेंट किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए एंड इसके कौन कौन से नियम होते हैं उसको बताने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया। इसके जो जनक थे हेनरी फेयोल ने मेन 14 पॉइंट को दिया है, जो कि इस तरह मैंने मेंशन किया है। जो यहाँ पे पहला पॉइंट है डिवीज़न ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी, डायरेक्शन, फेयर सैलरी, centralization, communication, order, equality and innovation एंड सिंपल वर्क, टीम वर्क गाइड। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने लिखा है वो सिंपल से इनकी मीनिंग हम आसानी से समझ सकते हैं। लाइक कोई भी एक मैं पूरे 14 के 14 डिस्कस नहीं करने वाला, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि यूट्यूब पे जब लोग वीडियो को देखते हैं तो उनको लगता है कि चीज़ें कितनी छोटी में और हमें कितनी ज़्यादा मात्रा में कंटेंट मिल जाए। मैं वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी मिले बट प्रॉपर मिले, दिमाग में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ बट कॉन्सेप्चुअल बनाता हूँ, जिससे
लोग पास भी हो सके, सेमेस्टर में भी अच्छे से नंबर ला सके। जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर, इस समय पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सो यहाँ पे मैं इन 14 पॉइंट को आपको रट के जाना है, केवल इस सब्जेक्ट में केवल यही आप 14 पॉइंट को रट के जाना है, बाकी सब समझ के जाना है। तो जो ये 14 पॉइंट है उसमें से एक को मैं समझा क्या आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। लाइक 6 नंबर पॉइंट को अगर समझा जाए कि फेयर सैलरी क्या, मतलब कि मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए जो हमारा एम्प्लॉय है उसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाए, उसे हम फेयर सैलरी कहेंगे। एंड अगर हम मान लीजिए इसमें से बात करें यूनिटी, यूनिटी जो भी हमारे वर्कर्स होंगे, टीममेट होंगे, उन्हें एक यूनिट बना के काम करना पड़ेगा, एक ही इकाई में काम करना पड़ेगा, जिससे हमारे काम आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप को अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए कि लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप वो होता है जिसमें एक जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो अपने ऑल एम्प्लॉयज़ को गाइड करे, वो हमारा लीडरशिप होता है। एंड एक अच्छा लीडरशिप ही एक अच्छे बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकता है, चला सकता है। अगर इसके हिंदी टर्म्स में समझे, जैसा कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि लीडरशिप क्या होता है, दूसरों को सही दिशा दिखाना, प्रेरित करना, आगे के कार्यों में बढ़ावा करना, सही मार्ग बताना एक अच्छा लीडरशिप होता है। एंड जो ग्रेट महात्मा गांधी एंड जॉन सी मैक्सवेल जी ने इनके दो अपने मन से बताया था कि भाई क्या हो सकते हैं अच्छे लीडरशिप, तो महात्मा गांधी जी ने बताया कि लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद जो करता है उसे हम लीडरशिप कहेंगे। ये महात्मा गांधी जी का कथन है भाई, मेरा कथन नहीं है। एंड जॉन सी मैक्सवेल ने बताया कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल मतलब जो दूसरे को ऊपर पॉजिटिविटी इफेक्ट डाले वो हमारा लीडरशिप होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि किसी दूसरे को मोटिवेट करना हमारा लीडरशिप कहलाता है। एंड अच्छा लीडरशिप हमेशा जो होगा वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अगर बात करते हैं कि लीडरशिप की नीड क्यों होती है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स मैंने पॉइंट्स में लिख दिया कि टू शो राइट डायरेक्शन, बिल्कुल राइट डायरेक्शन देगा हमारा लीडरशिप जो होगा। लीडर जो होगा क्रिएट टीम टू इंस्पायर, राइट डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, किसी से भी इंस्पायर होना चाहिए, लाइक महात्मा गांधी एंड जॉन सी मैक्सवेल, बड़े महान पुरुषों से। एंड एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। एंड अगर बात करें लीडरशिप के टाइप की, तो लीडरशिप, अगर लीडर की बात करें तो लीडर मतलब सिंपल टर्म्स में होता है नेता। एंड लीडरशिप के मेन 4 टाइप्स हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर, डोमेक्रेटिक लीडर, ट्रांसफॉर्मल लीडर, ट्रांजेक्शनल लीडर। अगर ऑटो क्रिटिक लीडर की बात करें तो इसमें जो नेता होता है वो खुद अपने सारे फैसले लेता है, मतलब लीडर जो होगा वो सभी फैसले खुद लेगा। एंड जो सेकंड है डेमोक्रेटिक, इसमें टीम के साथ नेता डिस्कस करता है, टीम के साथ फैसला लेता है, जो टीम बोलेगी उसके हिसाब से फैसले लेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मल, जो ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप होती है, बड़े लक्ष्य देता है, बदलाव, मतलब जो हमारा नेता होगा वो अलग अलग एम्प्लॉय से बोलेगा कि जो हमारा काम हो रहा है उसमें कुछ इस तरह से चेंजेस करो कि सबसे अलग हो, बड़ा चेंज लाओ, जो काफ़ी अच्छा हो एंड चीज़ों को लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रेषित कर सके। एंड ट्रांजेक्शनल वो होता है कि जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से हम रिवॉर्ड देंगे। लाइक मैंने किसी व्यक्ति से बोला कि एक दिन में मुझे 10 गड्ढे चाहिए, तो वो बंदा जो है एक दिन में 20 गड्ढे खन के दे रहा है, तो यहाँ पे लीडर उसे कुछ इनाम देगा। अब अगर हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या होता है, अगर मेरी टर्म्स में समझा जाए तो मोटिवेशन वो होता है जो हम अपने पुराने बीते हुए चीज़ को देख के हमारे अंदर जो एनर्जी मिलती है उसे मोटिवेशन कहते हैं। ये मेरी टर्म्स है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पुराने कामों को याद करके अपने अंदर नई एनर्जी को लाना सेल्फ मोटिवेशन, जहाँ आप अपने आप से मोटिवेट हो रहे हों, बिल्कुल जहाँ पे हम अपने से मोटिवेट हो रहे हों, कोई भी वीडियो नहीं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं, अपने से मोटिवेट होना सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। एंड अगर आत्म, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स देख के लिखा हुआ है कि मैंने समझा जा सकता है कि आत्म प्रेरणा वह ऊर्जा है जो बिना थके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे ये वाली पॉइंट अगर हम एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो भाई काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। एंड अगर सेल्फ मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेल्फ मोटिवेशन के मेन मल्टीपल इम्पोर्टेंस है, बट यहाँ पे 4 को मेंशन किया गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेटिस्फाइड,
चैलेंज क्रैक कंसिस्टेंसी, बिल्कुल हमें अपने मोटिवेशन के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। एंड अगर सेल्फ मोटिवेशन के एम की बात करें तो इसके जो एम है गोल्स को अचीव करना एंड अपने एम को क्रैक करना, अपने पैशंस को करना एंड अपने ड्रीम को पूरा करना। एंड जो मेन एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैस्लो थ्योरी। ये मैस्लो थ्योरी हमेशा पूछा जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो नाम के वैज्ञानिक ने 1943 में आवश्यकताओं के क्रम का सिद्धांत दिया। मतलब लोगों को किस तरह की नीड होती है उनके क्रम को बताया कि वो एक क्रम में कैसे अपने नीड को रख सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को रख सकते हैं। उसके लिए मास्लो ने एक थ्योरी दी एंड इन्होंने इसमें मेन 5 नीड को बताया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शारीरिक नीड, सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकता, आत्मविश्वास एंड सम्मान। यहाँ पे मैंने चैप्टर 6 तक के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर इतना भी हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में 35 नंबर 100% पा सकते हैं, क्योंकि आईएमडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बट अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है जिस तरह मैंने बताया सिंपल टर्म्स में, तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। सो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। एंड मैं ये भी बता देना चाहता हूँ अभी इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, जिसमें 7, 8, 9 चैप्टर को कवर किया जाएगा। इसमें केवल 6 चैप्टर तक ही कवर किया गया है। सो प्लीज़ वेट नेक्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वन शॉट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 6 सेमेस्टर 2026 मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया। आप जाके सर्च कर सकते हैं टेक पंडित क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 1 वन शॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट एंड वॉच सेकेंड पार्ट इन IMED 2026।